सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड का जो अभी टीयर 2 वाला लाइव मॉक हुआ है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। सेकेंड वीडियो में चलो कोई नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। इसमें भाई क्या दे रखा है कि 4 सर्कल हैं, बराबर रेडियस के हैं और कहाँ है, चारों कॉर्नर्स पे हैं एक स्क्वायर के, और कैसे हैं कि वो मतलब हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच कर रहा है। यानी कि ऑब्वियसली ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऐसा स्क्वायर है। अब इसमें जो यहाँ वाला सर्कल है ना, वो इस एक को भी टच कर रहा है और इस एक को भी टच कर रहा है, दो को टच हो गया। ऐसे ये वाला इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, ठीक है, ये वाला इसको कर रहा है, मतलब हर एक दो दो को कर रहा है। ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेना कैसे बन रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है कि एरिया बताओ जो स्क्वायर के अंदर है लेकिन सर्कल से बाउंड नहीं है। यानी ये अपन से पूछना चाह रहा है इस वाले पार्ट का एरिया। ये कैसे निकालेंगे कि भाई मैं पूरे सर्कल का स्क्वायर का एरिया निकाल दूं वर्ग का, और उसमें से ये और ये वाला घटा दूंगा तो सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा। अभी कैसे निकालेंगे कि अपन स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। मान लो देखो इसने क्या दे रखी है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 70। तो मैं क्या कर देता हूँ, 70 का स्क्वायर यानी मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, उसमें से मैं घटा देता हूँ ये और ये वाला एरिया। अब ये क्या है भाई, एक तरीके से देखें तो ये एक क्वाड्रेंट है या फिर एक सेक्टर है एक तरीके से सर्कल का, यानी एक चौथाई हिस्सा है ये वाला भी, फिर ये वाला, ये दोनों मिल गए आधा सर्कल बन गया, ये आधा सर्कल, सबको मिलाएंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ये सारे एक चौथाई हिस्से हैं। यानी बेसिकली मेरे को कुछ नहीं करना, एक बस सर्कल का एरिया घटाना है इसमें से। ये बन जाएगा 4900, पाई का मतलब 22/7। रेडियस भाई देखो 70 का आधा करेंगे 35 हो जाएगी, और यही तो रेडियस है मेरे सर्कल की, या फिर यही तो रेडियस है, यानी 35 का स्क्वायर आ जाएगा 35 × 35। बस इसने स्क्वायर देके काम अपना आसान बना दिया था। स्क्वायर नहीं देता तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, या फिर ये टच करने वाले नहीं देता तो और भी ज्यादा फिर मुश्किल चीजें हो जाती, अलग चीजें करते हैं। इन सबसे इजी बन गया। ये 5 बार कटेगा, ये 110 आ गया। अब मैंने क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि 11 से गुणा करना इजी होता है। 385 आ जाएगा और एक जीरो लग जाएगा, ये 4900 में से माइनस होगा। तो देखो इसको भी 900 मान लो तो 1000 आएगा, फिर 50 और आ जाएगा, यानी 1050 अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है एकदम सही है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ सिल्वर और गोल्ड बैंगल्स जो है वो 5 और 3 है। मतलब सिल्वर बैंगल्स 5 है, गोल्ड बैंगल्स 3 है। क्या बोल रहा है कि 4 बैंगल ड्रॉ करे गए हैं, निकाले गए हैं, और एक बाय एक, मैंने कि पहले एक निकाला फिर एक निकाला, और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि निकालने के बाद में वापस नहीं डाल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटली डिफरेंट कलर के मार्बल्स होने चाहिए। अपन कर लेंगे भाई उसको अल्टरनेटली डिफरेंट कलर के, और स्टार्ट अपन जैसे आपकी मर्जी है किसी से भी कर लो वो सेम आएगा, क्योंकि देखो इसने 4 बार निकाला है भाई, 4 बार 6 बार 8 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स निकालेगा ना, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, चाहे पहले आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो। अगर ओड होता तो ऐसे हो जाता, मान लो 3 बोलता है कि 3 बार निकाला है, मान लो मैं इसे शुरू कर रहा होता तो एक फिर एक, यानी ये 2 बार आ चुका होता है, ये एक ही बार आता, तो पूरा मामला बदल जाता। पर ये इवन की वजह से आंसर सेम रहेगा। अब देखो 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में मैं कर लेता हूं कि जो पहली बॉल है वो सिल्वर की है बैंगल, दूसरा गोल्ड का, फिर तीसरा सिल्वर का, फिर चौथा गोल्ड का। सेकंड केस में गोल्ड से शुरू कर लेते हैं, यहां सिल्वर से क्या था, फिर अगला सिल्वर, अगला गोल्ड, अगला सिल्वर। यही 2 केस बनेंगे, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। और एग्जाम में मेरे को लगना नहीं है कि लिखने की नीड पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप चीजें दिमाग में चलेंगी। अब मेरे को क्या करना है, देखो टोटल बैंगल्स कितने हैं, 8 बैंगल हैं, तो उन 8 में से सिल्वर निकालने की मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5। फिर अब मैंने वापस नहीं डाले हैं, यानी अब मेरे पास में जो बैग था उसमें सिर्फ 7 ही बैंगल बचे हैं, यानी टोटल आउटकम मेरे 7 हो गए, अगली बार में 6 हो गए, अगली बार में 5 हो गए। करवाया था मैंने ये केस कि आप 8 7 6 5 बिना सोचे समझे बिना एक एक कम करके लिख सकते हो, जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें। विथ रिप्लेसमेंट में ये चीज बदल जाती है, ठीक है। अब 5 आया, अब गोल्ड वाले कितने हैं, 3। अब फिर सिल्वर निकाला है, 5 में निकाल मतलब एक में निकाल चुका हूं 5 में से, तो अब 4 बचे होंगे। 3 में से मैं एक निकाल चुका हूं तो अब 2 बचे होंगे, यही चलेगा। अब नीचे आओ, फिर से भाई वही आंख बंद करके मैं 8 7 6 और 5 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड मेरे पास में 3 थे तो 3 आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। अब एक में निकाल चुका हूं तो 2 बचे होंगे। ये 5 थे मेरे पास में, एक निकाल चुका हूं तो 4 बचेंगे। इसको और इसको कंपेयर कर लो, डिट्टो सेम मिलेगा। ऊपर देखो क्या है, 5 3 4 2
5 3 4 2, ऑर्डर से कभी फर्क नहीं पड़ता गुणा में। नीचे 8 7 6 5, 8 7 6 5, मतलब एक ये सोल्व कर लो, उसका दुगुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये और ये केस ऐड होंगे ना, तो अपन को डबल करना है बस। देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, कैसे करेंगे? 4 दूनी 8 कट गया, 3 से 6 2 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/14 आएगा, ये भी 1/14 आएगा, मतलब 1/14 प्लस 1/14, 2/14, यानी कि 1/7 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट है। चाहो तो एनसीआर वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर उससे अल्टरनेट वाला थोड़ा सा मामला ऐसे, मतलब कई बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसमें अल्टरनेट वाली चीज अच्छे से समझ में आ रही है, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 3 नंबर पे। 5 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें सारे डिजिट प्राइम होंगे। भाई जब भी अपन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, प्राइम का कंसेप्ट आता है, पहला स्टेटमेंट ये बताया जाता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 7 और 8, सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जैसे देखो 4 बचा, सॉरी 2 3 8 कैसे लिख दिया मैंने, 2 3 5 7 आएगा, 2 3 5 7, क्योंकि देखो 4, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 8 और फिर उसके बाद में 9 और एक 0 भी। ये सारे क्या हैं? ऐसे नंबर हैं जो कॉम्पोजिट है, यानी इनके और भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्राइम नंबर 2 3 5 और 7 ही होते हैं, सिंगल डिजिट वाले। ठीक है, ये बोल रहे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूरा चीजें पढ़ाई भी है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है और हर एक डिजिट उसका प्राइम होना चाहिए। अगर ये ऐसे बोल देता ना कि सिर्फ ये पूरा नंबर प्राइम होना चाहिए, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान रखता। अभी मेरे को सारे प्राइम करने हैं। तो देखो इस पोजीशन पे मेरे पास में 1 2 3 और 4 ऑप्शन है रखने के लिए। ऐसे ही इस पोजीशन पे भी 4 है। उसने रिपीटेशन का कुछ नहीं बोला है, तो मतलब मैं कंसिडर करूंगा कि रिपीटेशन अलाउड है। ऐसे यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 5। जिसको ये याद है वेल एंड गुड है, या फिर इसको 2 की पावर 10 लिख लो, ये याद है तो और भी वेल एंड गुड है। और इनमें से कोई सा याद नहीं है तो इनको गुणा करके देख लेना, 1024 आएगा अपना फाइनल आंसर, ये सही हो जाएगा। बाकी मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 2 की पावर आपको 12 तक, 3 की पावर 5 से 6 तक, और 5 की पावर भी 5 से 6 तक याद होनी ही होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्यूब तो मान लो 10-12 तक चल जाता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सच में बहुत हेल्प करते हैं कैलकुलेशन में। अब देखो जिसको ये याद नहीं था, वो ये तो इजीली सोच लेगा, पर ये तो याद होना चाहिए एटलीस्ट। करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और मेंस के हिसाब से तो एक्चुअल में है, प्री में तो अपन फिर भी इग्नोर कर देते हैं, मेंस में रियल में बहुत फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन का, स्पीड का, ये चीजों का। प्लीज कर लेना। ठीक है भाई, 4 नंबर पे आओ। पी और एस वर्किंग सेपरेटली, अगर सेपरेटली काम करते हैं तो इतने दिन लेते हैं। ठीक है, पी लेता है 16 दिन, एस लेता है 24 दिन। क्या बोल रहे हैं आगे? आगे बता रहा है कि एस अगर 6 दिन पहले छोड़ देता है। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 तरीके बताता हूँ, दोनों इजी है। एलसीएम ले लो, 48 आएगा, 16 से 48 3 बार, 24 से 48 2 बार। इसने क्या बोला कि ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा खेल किसका? वर्ड्स का। कि भाई एस जो है वो 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है एक्चुअल काम खत्म होने से, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? भाई मैं क्या करता हूं, मैं एस को भेज ही नहीं रहा, मैं छुट्टी दे ही नहीं रहा इसको, मैं एस को बोल रहा हूं कि पकड़ के मतलब रख लिया है मैंने उसको पकड़ के, और मैंने उससे काम करवाया है। तो ऑब्वियसली टोटल वर्क के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एस जा रहा था पर मैंने एस को रख लिया, मतलब ऑब्वियसली काम बढ़ेगा। यानी कि 48 मेरा काम था, उसमें 6 दिन के एस का काम बढ़ गया। 6 दिन में एस 2 की एफिशिएंसी से 12 काम करेगा, 48 प्लस 12 यानी 60 अब मेरा टोटल काम हो गया। और ये काम किसने किया है? पी ने और एस ने, क्योंकि मैंने एस को भी रखा, पी तो ऑलरेडी कर रहा था। यानी अब ये 3 प्लस 2 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, यानी ये टोटल 12 दिन ले लेंगे, मतलब काम को करने में लगेंगे 12 दिन। ये था मेथड 1। अब ये जिसको थोड़ा सा ऐसे लगा कि भाई क्यों रख लिया उसको, या कैसे ये जुड़ गया, जिसको समझ नहीं आई कहानी, और बेटर या और इजी पे आ जाओ। बेटर तो ये बोलूंगा, इजी अब बताऊंगा। कि भाई मान लो मेरे को पूरे काम करने में x दिन लग रहे थे, पूरे x दिनों तक p ने काम किया 3 की एफिशिएंसी से, लेकिन इन x में से अगर मैं 6 दिन कम कर दूं तो इन दिनों पे काम किया s ने 2 की एफिशिएंसी से, और ऐसा करने से ये पूरा 48 काम कर रहे थे। सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, 3x प्लस 2x करूंगा 5x आएगा, ये माइनस का 12 बनेगा, उधर जाके जुड़ जाएगा, 48 प्लस 12 60 बनेगा, 60 में 5 का भाग लगाऊंगा, x बराबर 12 आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर कभी बदलते नहीं है। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ रही है, कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसे करना सच में मजा आएगा। जो बंदा लेट छोड़ रहा है उसका तो काम घटा देना है, जो पहले छोड़ के जा रहा है उससे काम करवा लेना है, जोड़ देना है उसका काम, इजीली समझ में आ जाएगा। 5 नंबर पे आओ।
दो पाइप हैं पी और क्यू, एक टैंक को फिल करती हैं इतनी इतनी देर में, पी और क्यू। ये कर रही है 52 मिनट में, ये कर रही है 156 मिनट में। पक्का इसका मल्टीपल होगा, 3 गुना दिख रहा है मेरे को, यानी 156 ही एलसीएम आ गया। ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। पाइप पी को 7:30 बजे खोला गया और पाइप क्यू को 8 बजे खोला गया। मतलब ये वाली पाइप आधे घंटे काम कर चुकी है। आधे घंटे का मतलब मिनट में क्वेश्चन चल रहा था, मतलब 30 मिनट काम किया 3 की एफिशिएंसी से। मतलब 90 काम हो चुका है 156 में से, यानी काम कितना बच गया 66। 66 काम अब कौन करेगा भाई? पी तो पहले से खुली थी, अब क्यू को भी खोल दिया गया है, तो दोनों काम करेंगे 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है, 2 से काट रहा हूं, यहां आएगा 33, यहां आएगा 2। ये 4 को काटा है मैंने, 2 आ गया। 33/2 का मतलब हो जाएगा 16.5। 16.5 मिनट काम अब हुआ है, 30 मिनट पहले हो चुका था। दोनों को जोड़ूंगा 46.5 या फिर 46.5 मिनट तक टोटल काम हुआ है। इसने ये पूछा है टैंक पूरी देर में कितना भर जाएगा? 46.5 मिनट में भर जाएगा। मतलब कितनी देर में भर जाएगा? 46.5 मिनट में। कई बार 46.5 मिनट की जगह पे वो 46 मिनट और 30 सेकंड भी दे सकता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आधी मिनट या फिर 30 सेकंड एक ही बात होती है, वो चेक कर लेना। आ जाओ 6 नंबर पे। एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को 10% के डिस्काउंट पे देता है और 2 आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है 10.5 रुपए ईच। मतलब कि वो 21 रुपए की चीजें फ्री में दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 10.5 को 2 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। फिर भी वो 20% का गेन यानी प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे कमाते हैं? सीपी पे कमाया जाता है। कॉस्ट प्राइस अगर आर्टिकल की 50 है, मतलब इस पे ये दे दिया यानी एस पे निकल जाएगा अपना, तो ये मार्क प्राइस पूछ रहा है। मतलब उल्टा आना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो सीपी इसने 50 दे रखा है, भाई एक बार पूरा क्वेश्चन ऑब्वियसली पढ़ते ही है। पढ़ा तो मेरे को दिख गया सीपी 50 है और सीपी पे ही मैं हमेशा गेन करता हूं। तो 50 रुपए की कोई चीज थी, उस पे मेरे को 20% का फायदा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 फायदा हुआ है, मतलब 6/5 10 बार कटेगा, मतलब एसपी बराबर 60 आ गया। यानी कि वो चीज मैं 60 में बेच रहा हूं या फिर दुकानदार 60 में बेच रहा है, और ऐसा करने के बाद में वो 21 रुपए की चीज फ्री भी दे रहा है। तो 60 + 21 किया यानी 81 रुपीज का वो सामान दे रहा है अपनी दुकान से। लेकिन इसने क्या बोला कि शॉपकीपर ने ये सामान 10% के डिस्काउंट पे बेचा है। डिस्काउंट पे बेचा है 81 रुपए की कोई चीज को, मतलब कि समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि 100 मतलब कि उल्टा चल रहे हैं अपन। तो देखो ऐसा होना होता एक्चुअली में तो कि कोई एक मार्क प्राइस होती, उस पे मैं 10% का डिस्काउंट देता, यानी मैं 90/100 में ये चीज बेचता, तो एस पे निकल के आ जाती। पर जब मेरे पास में ऑलरेडी एसपी है, तो मैं इस बार 100 ऊपर लिखूंगा। जैसे अपन सीपी पे जाते हैं एसपी से तो 100 ऊपर आता है, वैसे ये भी 100 ऊपर आएगा। एक 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90 में चीज मिल रही होगी। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, मतलब जो चीज थी वो एक्चुअली में 90 रुपए की थी, या फिर मार्क प्राइस 90 रुपए था। जो मेरे से पूछा है वही ऑप्शन आ जाएगा। एकदम से सही है। उल्टा आने से फायदा मिला इस क्वेश्चन में। अगर आप यहां से आते कि 10% का डिस्काउंट देते तो उल्टा फंस जाते, यानी एक बार पढ़ने से फायदा मिल गया। ऐसा ही अटेम्प्ट करना है। चल लेते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या दे रखा है? एपी एक टेंजेंट है सर्कल पे। जितना वो बोलता है ना वो मेरे को, मैं उतना सॉल्व करता जाता हूं ताकि मेरे को कंफ्यूज ना होना पड़े। मैंने क्या बोला? एक सर्कल बनाया, एपी इस पे एक टेंजेंट बना दी। अभी मेरे को ये नहीं पता है कि ये पॉइंट ए है या फिर ये है। आगे पढ़ते हैं। रेडियस 12 दे रखी है। रेडियस ऐसे ही बनती है कि टेंजेंट हमेशा टच करेगी, वहां से ये बना दिया, ये 12 है। इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पे, मतलब पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी ये ए हो गया, पता लग गया। अभी बोल रहे हैं एबीसी एक सीकेंट है, यानी कि ऐसे एक सीकेंट आएगी, ठीक है, सीकेंट बना दी। तो ए बी और सी, अब पक्का एबीसी ऐसे ही बनेगा, यहां तो बी और यहां से आ नहीं सकता, ठीक है। सर्कल को बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए बी बराबर 8 है, बी सी बराबर 24 है, और ए ओ इंटरसेक्ट करता है सर्कल को डी के ऊपर। ए ओ सर्कल को मतलब पक्का ओ इसका सेंटर है और ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है आसानी से। मेजर ऑफ ए डी पूछ रहा है अपन से, बहुत इजी है क्वेश्चन। 2 थ्योरम्स लगानी है, आसान आसान थ्योरम है, सबको अपन को पता होती है कि किसी भी एक सर्कल पे अगर मैं एक टेंजेंट डालता हूं, मान लो ओ ए, और एक डालता हूं मैं सीकेंट, मान लो बी और सी, तो ओ ए का तो स्क्वायर बराबर होता है ओ बी इंटू ओ सी। पहले ये छोटा फिर ये पूरा बड़ा, ओ बी इंटू ओ सी के। तो अब देखो अपन इसका कैसे काम में लेंगे कि भाई मैं एक काम कर लेता हूं, एपी का स्क्वायर और बराबर में सीकेंट मेरी ये वाली है एबीसी वाली, इसका हेल्प लेंगे। तो पहले ये छोटी आएगी ए बी 8, फिर क्या आएगी ये पूरी, यानी 8 और 24 32 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एपी निकालना चाहता हूँ, एपी का स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 8, 24 को लिख दिया मैंने 8 गुणा 4। अब रूट ले लूंगा,
तो AP बराबर 8 और 8 का रूट तो 8 आ गया, 4 का रूट 2, यानी AP की लेंथ आ गई 16। अब मेरे को एक बात पता है कि भाई सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री पे हमेशा कट करती है। मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा, यही कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये भी तो देखो 12 ही होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, तो 12 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। ऐसा ही करना है अपन को। अब ये स्क्वायर करने की अपन जरूरत मत करना, इधर पक्का सोल्व करोगे तो वो रूट आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 400 बनेगा, 400 का मैं रूट ले लूंगा तो 20 आ जाएगा, यानी 20 बराबर 12 प्लस एक्स, और एक्स निकालेंगे 8 आ जाएगा। तो देखो इतना मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, छोटी सी एक थ्योरम बस इसके अंदर लगी है कि भाई AP का स्क्वायर बराबर AB इंटू AC, सीकेंट वाली ये थ्योरम, इससे इजीली ये निकल के आ गया। फिर तो पाइथागोरस लगाना तो बाएं हाथ का खेल है, x बराबर 8 आ जाएगा। काम आ गया भाई, x बराबर 8 आ जाएगा, ये आंसर सही है। आओ 8 नंबर पे, ऑब्वियसली कैलकुलेशन का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्योरम्स काम में लेंगे, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिगर के अंदर ABC एक टेंजेंट है, ABC टेंजेंट है, BPQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 42 दे रखा है, ये एंगल 36 दे रखा है, PBR पूछ रहा है, PBR मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहा है। भाई अगर मेरे को ये एंगल मिल जाएगा तो ये पूरा पता लग जाएगा, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो ऑपोजिट एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, तो मैं इजीली निकाल पाऊंगा। ये कैसे निकलेगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी आपने, या फिर कोड वाली जो थ्योरम होती है ऐसा बोलते हैं उसको जनरली अपन, कि भाई अगर ये एंगल 36 डिग्री है तो ये वाला जो अल्टरनेट इसकी जो सेगमेंट है उसमें एंगल जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है वो भी सेम 36 ही होगा। 36 प्लस 42 को जोड़ा 78 आ गया, ये एंगल 78 है, 180 में से घटाऊंगा 102 आ जाएगा, 102 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा 102 सही। ठीक है भाई, आ जाओ 9 नंबर पे। कुछ करने की भी नीड नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चंस में, तो बस थ्योरम्स ध्यान होनी चाहिए। 9 नंबर पे आओ, ये याद करवाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? v के अंदर v मतलब रूट ऑफ v, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को वेरिएंस दे रखा है इसने ऑलरेडी 213.16, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, ऑब्वियसली स्क्वायर करना है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट निकालना है, और ज्यादा बेटर बोलो तो। अब इसका रूट कैसे निकालना है? आसान है, मैं बताता हूँ। हर बार आपको सेम चीज करनी है भाई, इसको 21316 बोल दो और अपॉन में 100 कर दो, 100 का तो रूट 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर वाले का कई बच्चों को स्क्वायर नहीं निकाला जाता, इजी है, देखो मैं बताता हूँ भाई। 16 जो है उसके अंदर यूनिट डिजिट, आप इसमें यूनिट डिजिट देखो, यहां बताता हूँ 21316 यूनिट डिजिट देखो 6, किसका स्क्वायर करने पे आता है? या तो 4 का स्क्वायर करता हूं तब 16 आता है, या फिर 6 का स्क्वायर करता हूं जब 36 यूनिट डिजिट आता है। मतलब पक्का जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा। अब दो डिजिट्स को छोड़ दो, क्योंकि अपन स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट में 3 डिजिट छोड़ते हैं। अब ये देखो, ये 213 किसके स्क्वायर के आसपास या बीच में है? तो भाई देखो, 15 का स्क्वायर 225 है, उससे छोटा है, 14 का स्क्वायर 196 है, उससे बड़ा है, तो यानी कि ये 14 और 15 के बीच में आएगा। अब ऑब्वियसली 15 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 225 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, यानी यहाँ पे या तो आ जाएगा 14 या फिर यहाँ आ जाएगा 15, एक ही चीज आएगी। मैंने क्या बोला? लेकिन 15 तो आ नहीं सकता है, यानी यहाँ भी 14 ही आ जाएगा, क्योंकि 15 तो बड़ा चला जाएगा, यानी कि 144 होगा आंसर या 146 होगा। अब इनमें से कैसे पता लगाएं? आप इस 14 को पकड़ो, इसके अगला जो नंबर होता है 15, इससे इसको गुणा करो, 15 चौके 60, 15 और 6 21, ये 210 आ रहा है। देखो ये गुणा करने के बाद में अगर ये नंबर, ये जो नंबर है अपना, ये इससे बड़ा आ जाए, जब तो आपको इन दोनों में से जो बड़ा ऑप्शन है वो करना है। देखो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हैं, 2 बार सुनना 3 बार सुनना, पक्का समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को गुणा करने पे ये जो नंबर है, इससे ये नंबर बड़ा मिले तो बड़े वाला आंसर है, छोटा मिले तो छोटे वाला आंसर है। या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 21316 का रूट होता है वो 146 होता है। समझ में आया होगा। मेरे को क्या करना है? यूनिट डिजिट देखनी है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो दोनों लिख रहे हैं, एक मिलना है तो एक लिखना है, और फिर मेरे को पीछे वाले नंबर बस चेक करना है कि किसके आसपास है, छोटा बड़ा समझा दिया मैंने कैसे आएगा, यानी 146 आ जाएगा। अब 146 में 10 का डिवाइड करेंगे, 14.6 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इजी था एकदम, कैलकुलेशन की बात अलग है, बाकी कंसेप्चुअली चीज जो थी वो ये थी कि एस डी बराबर वी के अंदर वी होता है, सब पढ़ा हुआ है स्टैटिक्स वाले चैप्टर में। 10 नंबर पे आओ, कैलकुलेशन करनी है ऑब्वियसली, इसके अंदर और कोई बड़ा खेल है नहीं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, वो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है,
सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, हो गया सॉल्व। सी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, दिख गया। अब अच्छा इसमें भी सी है और बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे बनेगा ये, समझ गए, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई इसमें से और इसमें से भी सी को कॉमन निकाल लो, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको लिख ही देते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और फिर है प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन को पता है कि इनको अपन जब ऐड करते हैं तो क्या आता है भाई, 2ab और 2ab वाली टर्म तो कट हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये रटवाया था मैंने आपको, याद हो तो पिछले पेपर्स में, जब माइनस आएगा जब तो 4ab आएगा, जब प्लस आएगा तो ये वाली टर्म आती है, बाहर सी मल्टीप्लाई में था। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट रहा है, इसने सी की वैल्यू पूछी है, यानी ये 2 उधर नीचे चला जाएगा, मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2, मतलब जो आंसर है वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन थी एकदम आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पे आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट 8,000 रुपए के ऊपर 3 साल के लिए x% की रेट से, ठीक है, कैलकुलेशन है 8,000 रुपए के ऊपर 3 साल के लिए x% के हिसाब से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ कैलकुलेशन देगा और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये बराबर है, कैलकुलेशन आप देख लो, 5,000 इंटू 2 इंटू में x प्लस 6 और बटे में 100, ये कट गए, ये तीनों जीरो भी कट गए, 5 दूनी 10x बन गया और 60 बन गया, ये 24x बन गया, ये इधर आके घटेगा 14x बराबर 60 बनेगा, x बराबर 60 बटे 14, मतलब पक्का ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें नीचे 7 होगा क्योंकि वो कट नहीं पाएगा ऑब्वियसली, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही है पक्का। 60 बटे 14 को सोल्व करो 30 बटे 7, पक्का क्या आ जाएगा 4 सही 2 बटे 7, और यही दे रखा है इस ऑप्शन में, देख लो, ठीक है भाई। ऐसे कैलकुलेशन में टाइम सेव कर लेंगे। 12 नंबर पे आओ, एक फील्ड है उसमें एक वर्टिकल पिलर है जिसके ऊपर टावर है, ठीक है भाई, ये रहा और ये रहा, पिलर है ऊपर टावर है, एक पॉइंट है 14 मीटर जो फुट ऑफ पिलर से अवे है, मतलब यहां से 14 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप और बॉटम दे रखे हैं 60 और 45 टावर के, यानी कि ये वाला एंगल तो 60 है और ये वाला एंगल 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बताना है हाइट ऑफ पिलर और टावर में, क्या बताना है, कोई सवाल है ये? देखो ये अगर 14 है और ये एंगल अगर 45 है तो ये वाली भी 14 हो जाएगी, मैंने 1045 लगाया, 1045 की वैल्यू 1 होती है तो p बराबर 14 ही आ जाएगा। अब देखो t कैसे निकालेंगे भाई, मैं पूरी हाइट निकाल लेता हूँ, पूरी हाइट कैसे निकालेंगे, 1060 लगाएंगे, 1060 बराबर होता है √3, बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू h है और अपॉन में बेस की वैल्यू 14 है, यानी h बराबर आ गया 14√3, और ये तो पूरी आई है, मेरे को सिर्फ टावर की चाहिए, तो 14√3 में से 14 घटा दूंगा, 14√3 में से 14 घटा दिया, अब टावर की अलग मिल गई और पिलर की अलग मिल गई, पर इसने क्या पूछा था, दोनों की हाइट का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कैसे निकलेगा, मतलब कि फाइंड द हाइट डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द पिलर, यानी 14, अब माइनस ये वाला करना है, यानी माइनस में 14√3 और माइनस करूंगा तो ये साइन बदल जाएगा, यानी प्लस 14, यानी ये बन जाएगा 28 माइनस 14√3, ये इनका अंतर हो जाएगा दोनों का, जो ये वाला ऑप्शन है ये भैया पोन नहीं आएगा यहाँ पे, 28 माइनस 14√3 डायरेक्ट आएगा, ये चेक कर लेना, ये सही है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है भाई, इसको मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये शायद सभी में ही नहीं होगा, फिर तो फालतू में ही लग गया होगा, कोई बात नहीं। 13 नंबर पे आ जाओ, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एबीसी दे रखा है 2 4 5 और सम 77 दे रखा है, तो ये तो वन को पता ही है, वैल्यू बटा किसकी, 77 वैल्यू किसकी है, 11 की है, 5 4 9 और 2 11, मेरे को रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी निकालना है 10 साल बाद में, तो पहले एग्जैक्ट एज तो निकाले, मल्टीप्लाई फैक्टर देखो 7 आ रहा है, मतलब ये 14 साल का है, ये 28 साल का है, ये 35 साल का है, पर इसने बोला दोनों की 10-10 साल बाद की एज, यानी ये 24 साल का हो जाएगा और ये 38 साल का हो जाएगा, पर रेशियो लेना है, काट लो 2 से, 12:19 आएगा फाइनल आंसर, ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 नंबर पे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, ठीक है भाई, सीपी रेशियो एसपी दे रखा है 5x रेशियो लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं वैल्यूज ही बना दी x से गुणा करके, तो 5x और 7x हो जाएगा, वरना 5:7 लिखते, बात एक ही है। शॉपकीपर ने मार्कअप कर दिया आर्टिकल को 60% से, अभी मार्क प्राइस की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, अगर शॉपकीपर ने आर्टिकल को 300 रुपए ज्यादा में खरीदा होता, मतलब 5x प्लस 300 में खरीदा होता, ये वैल्यू थी, इसमें जोड़ सकता हूं मैं 300, 5 में नहीं जोड़ सकते पर 5x में जोड़ सकते हैं,
और 270 रुपए मार्क प्राइस पे ज्यादा बेचा होता। अच्छा, एक चीज और की, देखो शॉपकीपर ने मार्कअप किया है ना, तो अपन एमपी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई 5x की कोई चीज थी, उसको 60% अप मार्क किया, यानी 160/100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 बार कटेगा, 16x बटे 2 का मतलब 8x आ गई मार्क प्राइस। अब इसने जो बोला है कि उसने 270 रुपए ज्यादा पे बेचा होता मार्क प्राइस पे, यानी कि 8x पे 270 रुपए ज्यादा में बेचा होता। तो ऐसा करने से क्या होता, कोई डिस्काउंट ना देके, डिस्काउंट नहीं दिया अपन ने, तो प्रॉफिट परसेंट 40% बन जाता। ऑब्वियसली सीपी का ही होता है हमेशा प्रॉफिट, तो यानी इसका 140/100 आ जाता और ये बराबर हो जाता है। इसको सोल्व कर लो भाई, ये 0 से 0 कट गया। अब इनको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काट लो इनको, 7/5 आएगा। अब 7 से इधर गुणा कर लेते हैं, 35x प्लस में 2100, 5 इधर आके गुणा होगा तो 40x और 27, ये 0, 7 पंजे 35 और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो 1350 बन गया। अब ये तो बन गया 5x और 2100 में से 1350 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 750। अब मेरे को तो x चाहिए, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 150 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो ऑफर हुआ था आर्टिकल के ऊपर। तो डिस्काउंट कैसे पता लगेगा कि भाई मार्क प्राइस 8x थी, बेच रहा था 7x में, यानी कि डिस्काउंट दे रहा था 1x का। 1x का मतलब 150, यानी 150 का उसने डिस्काउंट दिया है। जो बी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। प्रॉपर कैलकुलेटिव सवाल था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। 15 नंबर पे आओ, हाफ वे पहुंच चुके हैं। मेटेलिक बॉल है, मेल्ट करी गई है। मेल्ट एंड डिकास्ट में हमेशा वॉल्यूम बराबर करनी है। मेटेलिक बॉल है मतलब कि एक स्फेयर है, उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी आ जाएगा 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 बराबर हो जाएगा। वायर का मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पाई आर का स्क्वायर और हाइट आएगी, हाइट ही लेंथ के बराबर होती है, यानी 4.8 आ जाएगा। पाई से पाई गया, 3 से ये कट जाएगा 0.8 टाइम्स, सही जा रहे हैं, ठीक है। 2.4 से 4.8 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ये बन जाएगा 1.6 और इनटू में आ गया 2.4 बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर। इसमें भी ये पता नहीं, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। तो भाई इसको ऐसे कर लो, बटे तो 100 बना दो। 16 और 24 के लिए ऐसा कर लेते हैं, 4 गुणा 4, 24 को लिख दो 4 गुणा 6, ठीक है, सही जा रहे हैं। इसका रूट लेंगे तो 4 आएगा, इसका लेंगे तो 2 आएगा, तो 8 बन जाएगा। 8/10 यानी कि 4/5 बोल देते हैं, और इंटू आ जाएगा √6, क्योंकि मैंने डायरेक्टली रूट ले लिया है, तो 4/5 इंटू √6 ये सही दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऑब्वियसली रेडियस पूछी थी, मैंने वो निकाल दी डायरेक्टली, बताने की कोई नीड नहीं है इसमें, ठीक है। 16 नंबर पे आओ। एक मोड दे रखा है 48, ठीक है भाई, ये कैसे याद करवाया था, याद कर लो। जितनी देर में लिख रहा हूँ मोड और मीडियन, इतनी देर में फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। जिन्होंने पढ़ा है उनका तो याद आ गया होगा। पूछा क्या है, मीन माइनस मीडियन पूछा है। वैसे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन उस इक्वेशन से, पर मैंने एक याद करने का तरीका बताया था मदन भैया को आपका दोस्त बना के। कैसे कि पहले लिखो मोड या फिर 1 मोड, फिर लिखो 2 मीन, 1 2 3, है ना, ऐसे ही बताया था। 2 मीन बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीडियंस, मतलब पहले मद था, फिर मीन था, तो मदन बन गया, ये मीडियन के बराबर हो जाएगा। याद करने का तरीका बताया था। मोड 48 दे रखा है, मीडियन मैं निकाल लूंगा, सॉरी मीन, और मीडियन मेरे को 36 दे रखा है। ये कितना बन जाएगा, 108, इसमें से ये 48 आके घटेगा तो ये 60 बच जाएगा, यानी मीन बराबर 30 आ रहा है। अब मीन बराबर 30 आ रहा है, इसने दोनों का अंतर पूछा है, 30 का और 36 का। अंतर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो 6 अंतर आ जाएगा, 6 का मतलब ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर पे आओ। वॉल्यूम पूछ रहा है अपन से फर्स्ट टर्म ऑफ कौन की। पिछले लेक्चर में भी सेम फॉर्मूला बताया था मैंने वॉल्यूम का, याद हो जाना चाहिए, बार बार रिपीट हो रहा है, याद कर लिया करो। कौन वाले से 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, सब सेम आता है, बस आर वाली टाइम्स बदल जाती हैं। छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, आसान सा फॉर्मूला है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, एच की वैल्यू देखो, हाइट ऑफ द कोन 10.5 दे रखी है, यानी 105/10 लिख देता हूं। अब एक आर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, एक आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और प्लस में 20 इंटू 10 मतलब 200। सॉल्व कर लो भाई। 7 21 21, 105 5 बार कटेगा, 5 से 10 2 बार कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया, सब कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर ऐसा आएगा जो 11 का मल्टीपल है, मतलब ये और ये कट गए, 2 ऑप्शन में से आंसर आना है। 400 500 700
7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब यही ऑप्शन आएगा, ये आ ही नहीं सकता। बाकी इनको गुणा करोगे तो भी 7700 आ ही जाएगा, दिख रहा है अपन को। ठीक है भाई, आओ 18 नंबर पे। एक ट्रायंगल एबीसी है, ये एबीसी ट्रायंगल बनाया अपन ने, ए बी सी। इसमें एबीसी एंगल और एसीबी एंगल का रेशियो दे रखा है, तो मैं रेशियो तो लिख नहीं सकता, मैं वैल्यू लिखूंगा, यानी ये 10x है और ये 3x है। बी ए और बी सी को प्रोड्यूस किया है पी पे, ये बी ए को प्रोड्यूस कर दिया पी पे और आर पे। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये आर पे प्रोड्यूस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके दोनों के एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे मीट कर रहे हैं। एओसी एंगल दे रखा है 40 डिग्री। ये मेरे से बोल रहा है बीएसी बताओ, बीएसी ये वाला एंगल, ये कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन होगी इसके अंदर भी फालतू, और कुछ नहीं होगा। ये कैसे निकालेंगे इसकी हेल्प से? ऐसा कर लेते हैं, ये 10x है, ये 3x है, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 13x। ठीक है, अब ये बाहर वाला पूरा जो एंगल है वो ऑब्वियसली इसका और इसका और मतलब ऑपोजिट एंगल बन जाएगा, यानी कि 10 और 3 13x, 13x का आधा बन जाएगा, ये इतना इतना एंगल 13x/2, क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर था। ऐसे ये वाला निकाल लेता हूँ कि भाई 180 माइनस 13x प्लस 10x यानी 180 माइनस 3x का आधा आ जाएगा ये, यानी 180 माइनस 3x का आधा बन गया। अब ये और ये बराबर 180 कर दो, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 80 होते हैं। बी ए सी आराम से, मतलब x निकल जाएगा तो सभी आ जाएगा, यानी आ गया 13x/2 प्लस 40 प्लस में 180 माइनस 3x/2 और बराबर आ गया 180 के। सही जा रहे हैं, ये और ये सॉल्व कर लो। 180/2 बनेगा 90, 90 और 40 130, 130 उधर जाके बन गया 50, 13 माइनस 3 10x/2 आ गया, 5 बार कट गया, x की वैल्यू 50 आ गई। ये तो क्या है ना, मैंने 5 बार कटेगा 10 आ जाएगी क्या? 10 से 50 5 बार बांधो नहीं, 10 आ जाएगी, तो 10 यहाँ रख देंगे, 180 माइनस 130 करेंगे, 50 आ जाएगा। इसने यही वाला एंगल पूछा था, 50 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी था। 19 नंबर पे आओ, क्यूब ऑफ 7 और क्यूब ऑफ 4 के बीच में कितने नंबर है? यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है बस, वो सबको पता है वैसे भी, कि 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब करना है, लेकिन इसमें एक माइनस और करना होता है। ये क्यों, मैं बताऊंगा अभी। ये बनेगा 343, ये बनेगा 64, माइनस एक करना है वो बता दूंगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस 13 माइनस 4 मतलब बेसिकली 9 आ गया, और 33 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 289। अब -1 करेंगे 288 आंसर आएगा। अब ये -1 क्यों किया? क्योंकि भाई मान लो जब भी मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये 1 2 3 4 बंदे हैं, फिर मैंने बनाए 5 6 7 8 बंदे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ 8वें और चौथे बंदे के बीच में कितने लोग हैं? तो 8 माइनस 4 करने पे देखो 4 ही आता है, लेकिन बीच में तो 3 ही बंदे थे ना। मतलब हमेशा बीच की चीज निकालने के लिए एक और घटाना पड़ता है अपन को, क्योंकि अपन माइनस करके डिफरेंस निकालते हैं, बीच की चीजें कभी नहीं निकाल पाते, इसलिए एक एक्स्ट्रा हमेशा माइनस करना पड़ता है। 2 कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या? 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, ये 3 यानी 13 माइनस 6 करेंगे 7 आएगा ना, 279 माइनस 1 278 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर पे आओ। रीता के पिगी बैंक में ये है 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन्स हैं। इस रेशियो में है 6 4 और 5। टोटल वैल्यू इनकी 5100 है, वैल्यू बटा किसकी? 30 प्लस में 40 और प्लस में 100, ये बन गया 170, यानी 5100 जो वैल्यू है वो 170 की है। अब पूछ क्या रहा है? टोटल वैल्यू ऑफ 20 रुपीज कॉइन्स। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, वो 20 रुपए के कितने सिक्के हैं बस यही निकाल देंगे, मतलब वो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन नहीं, उसने पूछा है वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू 100 वैल्यू है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ये इससे कट रहा है 30 पर, यानी 3000 इनकी वैल्यू है। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कहीं मतलब आप सिर्फ 5 से गुणा करके 150 बैठ जाओ और आंसर मैच करो, 150 तो हो ही नहीं रहा है, होगा भी नहीं। वैल्यू पूछी है तो मतलब पूरे 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो वो ये पूछता कि भाई 10 वाले कितने कॉइन है, तो वो वैल्यू पूछता तो मैं 40 से गुना करता। ठीक है, 21 नंबर पे आओ। 8 की पावर 17 और 8 की पावर 22, पूरा टोशेंट मेथड में बहुत डिटेल से बताई थी ये वाली सारी चीजें। वीडियो वन कंसेप्ट वाली जो भी प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा है, ये वीडियो देख लेना जाके। ये बोल रहे हैं दोनों को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर s और t बचता है। भाई यहां से s बचेगा, यहां से t बचेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3s माइनस 2t अपॉन में t की।
आसान है। कैसे? देखो भाई, 9 से जब भी 8 को भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा और -1 की पावर 17 रिमाइंडर बचेगा। यहां से भी -1, इसकी पावर 22। -1 की इवन पावर जब भी करते हैं तो 1 बन जाता है, मतलब कि -1 की इवन पावर करेंगे जब तो 1 बन जाएगा और -1 की ओड पावर करेंगे तो हमेशा -1 ही आएगा। तो यहां से -1 ही आ जाएगा। पर मेरे को एक बात बताओ, कोई भी आंसर दिख रहा है नेगेटिव? सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो आप -1 बोल दो या फिर 8 बोल दो, बात एक ही है। मैंने 8 कैसे निकाला? मैंने 9 में से 1 को घटा दिया तो 8 आ गया। यानी ये भी रिमाइंडर सेम है, सही है, ये भी सही है। अब वैल्यू रख दो इनकी। तो 3 इंटू एस की जगह 8 रख रहा हूं मैं, -2 इंटू टी की जगह 1 और बटे टी, टी की जगह तो 1 आएगा। तो 24 -2 करेंगे 22 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं -1 भी रख सकता था, ऑप्शन वो भी हो सकता था, दिक्कत कोई नहीं है। और देखो -3 फिर -2 यानी -5, वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए नेगेटिव मैंने आंसर निकाला ही नहीं, मैंने पॉजिटिव निकाला, इसलिए मैंने 8 रखा इसको। ठीक है भाई, 22 नंबर पे आ जाओ। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, कोट की टर्म्स में पूछ रहा है। कोसेक और कोट में रिलेशन होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा +1 के। मतलब बेसिकली ऐसा याद रखते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, एक ही बात है। यहां से स्क्वायर निकाल लो इसका, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ए बी, मैंने स्क्वायर कर दिया। लेकिन मेरे को तो कोसेक स्क्वायर थीटा थोड़ी चाहिए, मेरे को तो चाहिए, या फिर अपन ऐसा कर लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो -1 ही हो जाएगी। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा में से -1 करना पड़ेगा, मतलब इधर भी -1 करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में ए बी की। ये किसकी वैल्यू निकाली है मैंने? कोट स्क्वायर थीटा की। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें और इजी बना देंगे। भाई एक बात बताओ, इसको सोल्व कर लो। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab माइनस ए बी, यानी प्लस ए बी बन जाएगा और बटे ए बी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे। मान लो इसके नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉम्पोनेंटो में क्या होगा? ये +1 बन जाएगा, डिविडेंडो में नीचे -1 हो जाएगा। यानी कोट स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा -1, इसी की वैल्यू पूछी है मेरे से, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो ऊपर ऐड होगा ये, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। वो तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। नीचे क्या होगा? इसमें से ये माइनस होगा, ए बी कट जाएंगे, यानी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आंसर मैच करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन, बिल्कुल मैच किया, मजा आया। आराम से बस आपको क्या करना था? सी एंड डी लगाना। लिख देता हूं, याद रहेगा। आओ 23 नंबर पे, 24 kg ऑफ ड्राई फ्रूट है, उनकी ये रेट है। x kg ऑफ ड्राई फ्रूट जिनकी ये रेट है, इसके साथ मिक्स किया जाता है। एलिगेशन का क्रॉस मेथड लगाएंगे। 2800 रुपए वाली चीज को, प्रति किलो वाली चीज को 1750 प्रति किलो वाली चीज के साथ मिला रहे हैं और मिक्सचर जो है वो 2150 वाला बन जा रहा है। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू क्या है? इजिली ये घटाओ, ये घटाओ, एक से छोटा एक से बड़ा लग जाएगा। ये आ जाएगा 650, ये आ जाएगा 400, काट लो। 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 13 बार। इसने ये वाले की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी? 24 किलो, यानी 3 गुना कर रहा है। यहां भी 3 गुना करेगा, यानी 39 kg आ जाएगा। इसने x की वैल्यू पूछी थी, 39 मेरा आंसर आ गया। आसान है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी मतलब एक दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक पर्सन है, उसने 6000 रुपए का लोन लिया है 3 साल के लिए, 5%, लेकिन CI पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, और वो हर पहली 2 सालों में 2121 रुपए चुकाता है, तो वो तीसरी साल के लास्ट में कितना रुपए चुकाएगा? आसान तरीका बता देता हूँ, दूसरे मेथड को जाने दो, या फिर दूसरा मेथड शायद सॉल्यूशन में दे भी रखा है, वो देख लेना, लाजमी नहीं है, लेकिन वो वाली चीज करना। क्योंकि जैसे 5% का CI का मतलब आप जैसे इसको रेट पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 105/100 आएगा, यानी 1.05 आएगा। काम की चीज नहीं है वो। उससे आसान है कि भैया आप इसको रेशियो मेथड से लेके चलो कि 6000 रुपए थे, पहले साल ने आपने इसका ब्याज निकाला, 21/20 आया, फिर उसमें से आपने पहले साल में 2100 रुपए चुका दिए। अब जितने भी रुपए बचे उन पे फिर आपका ब्याज लगा, तो 21/20 का ब्याज लग गया, और आपने फिर 2100 रुपए चुका दिए दूसरी साल में, और अब जितने भी रुपए बचे उनका आपका 21/20 के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। यही आपको लास्ट वाले के अंदर चुकाने होंगे, तो आपका ब्याज क्लियर हो जाएगा, या फिर जो भी डेट है वो क्लियर हो जाएगा। ये इससे काटो, 300 आएगा, 6300 आ गया,
माइनस 2100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200 इंटू करना है 21/20, ये आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 4410 4410 माइनस करना है 2100 और इंटू क्या हो जाएगा 21/20, ये कितना आएगा 2310 इंटू 21/20, ये कट गया। अब इनको क्या कर लो, गुणा कर लो। 21 एकम 21 का 1 2 कैरी लग गई, 21 3 63 और 2 65 और 21 दूनी 42 और 6 4851/2, 24 25। देखो ये 24 ये 25 ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, 24 25 ये रहा, ये आंसर आ गया। इजी कैलकुलेशन थी एकदम, बहुत सटीक तरीके से गई है। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसमें रेशनलाइजेशन लगा देंगे। 17/√3 + 2 इंटू √3 - 2, या फिर ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप 2 + √3 इसको मान के सॉल्व करो। पता है क्यों? क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करेंगे जब अपन, इसको आसानी से और सुंदर लिख देता हूं मैं, क्योंकि पता है ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इसने घुमा के दे रखा है तो इजी बन जाएगी वो वाली चीज कि भाई देखो इसका स्क्वायर किया 3, इसका 4 हो जाएगा तो वो घटाने में फिर माइनस का साइन आएगा, तो अपन इसको ऐसा ही लिख देंगे। क्या होगा ये? ठीक है, तो इसको 2 + √3 लिख देंगे और अब 2 - √3 इसका रेशनलाइजेशन करके आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाएगा √3 - 2, इसमें तो लिखना ही पड़ेगा √3 + 2 करके √3 + 2, और इस वाले में फिर से अपन ऐसा ही कर देंगे कि 4 + √3 लिखेंगे तो 4 - √3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इनको गुणा कर लो, 34 - 17 √3 और ये बन गया 4 - 3 यानी 1, ये बन जाएगा 16 √3 + 32 और बट्टे आ जाएगा 3 - 4 यानी माइनस का 1 आएगा, तो ये इन दोनों को नेगेटिव बना देगा, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये बन जाएगा 52 - 13 √3 और बटे देखो 16 - 3 यानी 13 आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। ये बनेगा, देखिएगा भैया माइनस का साइन आ गया, यहां भी माइनस आ गया, तो 34 - 32 तो बन गया 2, 17 और 16 बन गया 33 √3, ये काट देगा 4 बार, ये काट देगा 1 बार, तो 2 + 4 करना है तो बन जाएगा 6, 33 में से एक और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 34, तो 6 - 34 √3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्योर कैलकुलेशन। ठीक है भाई, 27 नंबर पे आते हैं। ये ग्राफ इस लाइन को कट करता है a, b पॉइंट पे, तो a, b निकाल लो। x बराबर 2 रख दो इसमें, 4 × 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 13/2 बराबर 0, 4 × 4 16, 16 दूनी 32, 32 में से 13 जाएगा, 19/2 आ जाएगा y की वैल्यू, और y ही b की वैल्यू है और x a की वैल्यू है, मतलब a बराबर 2 आ गया, a और b मिल गए। अब ये वाला ग्राफ y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट करता है c, d पे, तो देखो लिखो 7x + y + 3/2 y एक्सिस पे करता है, y एक्सिस का मतलब होता है x बराबर 0, x 0 इसमें पुट करो, ये 0 बन गया, यानी कि y बराबर -3/2 आ जाएगा, और यहां वाले y की मतलब वैल्यू है d की वैल्यू है वो, ठीक है, और c की वैल्यू तो 0 है ही ऑलरेडी x की वजह से। पूछा क्या है, abd पूछा है, abd, अगर abcd लिख देता ना तो 0 बन जाता, पर abd पूछा है, वैल्यू रख दो, a की 2, b की 19/2 और c की -3/2, भाई 2 से 2 कट गया, -57/2 आंसर आ जाएगा, इजी था एकदम। ठीक है, 28 नंबर पे आओ। इसमें देखो क्या देखा है, एक विलेज है उसमें टोटल पॉपुलेशन 80,000 है। अब इसमें मेल और फीमेल 11:5 में बांटी हुई है, टोटल 16 बन गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5000 आ जाएगा, 5000 इंटू 11 करेंगे मतलब 55,000 तो क्या है, मेल है, बचे हुए 25,000 फीमेल है। निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से कर लिया। 20% तो फीमेल की पॉपुलेशन और 9 से 1/11% मेल की पॉपुलेशन बढ़ती है, बढ़ती है वर्ड इंपॉर्टेंट है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 मतलब 5 पे 1 बढ़ेगी, यानी 6/5 हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी, तो देखो 30,000 हो जाएगी अगले साल। मैंने इसको इससे काट के गुणा कर दिया, 9 से 1/11 का मतलब बन गया 100/11, फ्रैक्शन आ गई 1/11, 11 पे 1 बढ़ेगा तो 12/11 बन जाती है, 12/11 का मतलब 60,000 बढ़ जाती है, मतलब हो जाती है 60,000। इसने पूछा है कि नई पॉपुलेशन कितनी होगी, 60 और 30 90,000 हो जाएगी पॉपुलेशन गांव की, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं।
मोनू ने s किलोमीटर कवर किए t आवर में, ठीक है, और सोनू ने s/4 किलोमीटर कवर किए 2.5 t आवर्स में। ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ स्पीड। भाई स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इनका रेशियो पूछ रहा है। एस से एस कट गया, टी से टी कट गया, 4 गुणा 2.5 10 होता है, 10 वहां जाएगा, 1 इधर आएगा, 10 रेशियो 1 इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गलती से ये मत कर देना। 30 नंबर पे आते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर। आज ही बताया था लेक्चर में कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम को छोड़ के। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 5 को छोड़ दो 6, 6 के बाद में 7 को छोड़ दो 8, फिर 9 और फिर 10। ये लगातार कॉम्पोजिट नंबर है। इनका एवरेज पूछ रहा है, मतलब जोड़ना है। 10 10 20, 20 और 17 37, 37 बटे कितना करना है 5। किसी भी चीज को 5 से भाग करना है तो उसका डबल करो और उसके बीच में एक पॉइंट लगा दो। 7.4 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इजी पेपर था, मतलब मजा आ गया करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। अगले सॉल्यूशन के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।